नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों राजनीति की बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ घट रही हैं क्योंकि चुनाव सिर पर हैं, 2 महीने का समय रह गया है और एक महत्वपूर्ण घटना घटी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने अवैध कर दिया कि भई पॉलिटिकल पार्टियाँ इस तरह चंदा नहीं ले सकती, गलत है और जब सामने आई चीज़ें पता चला कि सबसे ज़्यादा हज़ारों करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वो भी कारपोरेट से मिला है। अब कारपोरेट किसके हाथ में ये आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। और ये भी पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भई 1 महीने के अंदर सार्वजनिक करिए किसने कितना चंदा दिया। तो यानी अगला 1 महीना बड़ा भूचाल आने वाला है। लोगों की निगाहें कि क्या ईवीएम पर भी फैसला आ रहा है? क्या ईवीएम के बिना चुनाव हो सकता है? और ईवीएम के बिना अगर चुनाव हुआ, तो जितनी बातें, जितनी कल्पनाएँ चल रही हैं, वो सब एक तरफ हो जाएँगी, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस विषय पर एक ऐसे शख्स के पास चलूँ बात करने के लिए जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ा याद करते हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अमेरिका में बैठे हुए एक शख्स ने बाबा साहब के लिए कहा और जो कांग्रेस उनके ख़्यालों पे चलती है। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये सारी बातें उन्होंने सैम पित्रोदा साहब के लिए कही। और मैं और आप जिस माध्यम से बात कर रहे हैं संचार क्रांति, भारत पे संचार क्रांति का जनक कहा जाता है। ये माना जाता है कि अगर सैम पित्रोदा ना होते तो शायद भारत में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप तरीके से आ नहीं पाती। सैम पित्रोदा साहब एक टेक्नोक्रेट हैं, एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए लेकिन फिर ख्याति इतनी ज़्यादा फैली, इतने इंटेलिजेंट थे कि दर्जनों उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनको कई पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण दिया है। वो 2-2 प्रधानमंत्रियों के सलाहकार रहे हैं, अमेरिका में रहते हैं। तो शिकागो से मैंने उनसे समय माँगा कि आप मुझसे हम लोग कुछ भारत के लोकतंत्र पे बात करें और मैंने कहा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री इतना प्यार क्यों करते हैं आपको? कि पार्लियामेंट में भी नरेंद्र मोदी जी को सैम पित्रोदा साहब याद आते हैं। पिछले दिनों मैंने सैम पित्रोदा साहब का इंटरव्यू किया था, तो जिस समय राम मंदिर उफान पे था, तो सैम पित्रोदा जी ने कहा कि मैं ईश्वर में यकीन नहीं रखता हूँ। मेरी पत्नी धार्मिक है, मेरे घर में मंदिर है, लेकिन मैं पूजा नहीं करता हूँ। मैं मंदिर नहीं जाता और मैं चाहता भी नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री का काम मंदिर-मंदिर बनवाना है, उसका काम लोगों की सेवा करना है। तो मेरा जब ये इंटरव्यू वायरल हुआ तो पूरे देश में बवाल हुआ, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बवाल किया। और मेरे इंटरव्यू के बाद सैम पित्रोदा साहब पे बहुत जमकर हमला बोला गया कि सैम पित्रोदा साहब मंदिर को लेकर ऐसे कह रहे हैं। और पिछले दिनों पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने सैम पित्रोदा साहब पर इतने हमले किए। तो मैंने कहा सैम पित्रोदा साहब से कि कुछ बातचीत करें, दर्शकों को जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री आपको इतना प्यार क्यों करते हैं। तो सैम पित्रोदा साहब ने मुझे समय दिया, मैं आपको सुनवाता हूँ। बहुत शानदार इंटरव्यू है, एक दुनिया के एक जाने-माने एक ऐसे योग्य आदमी का इंटरव्यू है, 82 साल की उम्र में जो आदमी 16 घंटे रोज़ काम करता है, उसके उसके चाहने वाले पूरे दुनिया में हैं। उनकी जानकारियाँ, उनके शोध को पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। अमेरिका में बहुत सम्मान है। राहुल गांधी के लिए वो आइडियल हैं और राहुल गांधी और राजीव गांधी दोनों के बहुत करीब रहे हैं। राजीव गांधी जी के वो मित्र थे और एक बेहतरीन इंसान हैं वो। वो यकीन करते हैं कि भारत एक ऐसी दिशा में आ गया है जहाँ आपको गांधी और गोडसे में एक को चुनना है। आपको गांधी की लाइन पसंद है या गोडसे की लाइन पसंद है, ये देश को अब तय करना है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बस 2 रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को जॉइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये इंटरव्यू कैसा लगा। चलते हैं सीधा सैम पित्रोदा साहब के पास। सैम सर, स्वागत है आपका 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में और मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मेरे लिए कुछ समय निकाला। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको बहुत याद करते हैं। वो गाए-बेगाए आपकी चर्चा ज़रूर करते हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने कहा कि अमेरिका में बैठे हुए एक शख्स और तरह-तरह की बातें। पहले भी भारतीय जनता पार्टी आपको अलग-अलग मुद्दों पर याद करती रहती है। तो आपको प्रधानमंत्री जी इतना याद क्यों करते हैं? क्या कारण क्या है? सैम साहब इतने ऐसे क्यों उनकी ख़्यालों में आते हैं कि प्रधानमंत्री जी को अक्सर ये लगता है कि अमेरिका में बैठ के आप पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए? नहीं, पहले तो मैं आपका धन्यवाद मानूंगा कि आपने मुझे ये फिर से मौका दिया और प्राइम मिनिस्टर का भी धन्यवाद मानूंगा कि उन्होंने हमें याद किया। मुझे लोगों ने बताया
और मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बारे में जिक्र किया, नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ ऐसा कहा जो मैं समझता हूं वाजिबी नहीं है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कहना, और वो भी पार्लियामेंट में कहना, ये इट्स नॉट इन गुड टेस्ट हमारी दृष्टि से। और वो भी प्राइम मिनिस्टर को कहना। भाई, हम प्राइम मिनिस्टर का मान रखते हैं, 1.5 बिलियन लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं। ही हैज टू बी ऑन हाई मॉरल ग्राउंड। वो छोटे बच्चों की तरह तू तू मैं करे, जैसे गली में झगड़ा हो रहा हो, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। उन्होंने ये कहा कि मैं भी, मेरी ट्वीट में मैंने अंबेडकर का इंसल्ट किया। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ये झूठ है, और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में झूठ बोलते शर्माते नहीं हैं। हमें बड़ा दुख हुआ। ये झूठ इसलिए है कि हमने जो रीट्वीट की थी, वो रीट्वीट मिस्टर कुलकर्णी, जो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के साथ काम करते थे, बीजेपी में थे, सलाहकार थे, जिन्हें मैं जानता हूं अच्छी तरह से, आई रिस्पेक्ट हिम। उन्होंने अच्छी किताब लिखी है गांधी जी पर। जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो मुझे लगा कि दिस ट्वीट नीड्स वाइडर सर्कुलेशन। इट इज नॉट माय ट्वीट। मैंने ट्वीट नहीं किया, मैंने रीट्वीट किसी का किया। किसी का रीट्वीट करने से आप ये कंक्लूजन नहीं ला सकते कि हम उनसे एग्री हैं और डिसएग्री हैं। सो प्राइम मिनिस्टर को यह शोभा नहीं देता कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे। तो हमें बड़ा अचरज हुआ, बुरा नहीं लगा, अचरज हुआ। हमने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि डजंट डिजर्व आंसर अकॉर्डिंग टू मी। आपने पूछा तो मैंने कह दिया। बाकी हमें कोई दुख नहीं हुआ, हमें कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से हमने सुना, उसके बारे में सुना रादर, और वो भी उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। ये प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए वाजिबी नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए वाजिबी हो सकता है, वो हमें कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए सैम साहब, कारण क्या है? नरेंद्र मोदी जी की निगाह में आप पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने, मुझसे ही आपने इंटरव्यू किया था जिस समय हम लोग मंदिर की बात कर रहे थे, तो मेरे से ही आप इंटरव्यू में कहते हो। मेरा इंटरव्यू जब अगले दिन आया, उसके बाद बीजेपी ने आप पे अटैक शुरू कर दिया। आपने कहा कि भाई मैं मंदिर में नहीं जाता, लेकिन मेरी पत्नी जाती है, मैं पत्नी का सम्मान करता हूँ, आप पूजा नहीं करते। ये हर एक व्यक्ति का सिद्धांत है, उसकी चॉइस है कि वो पूजा करे या नहीं करे, ये एक व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने आप पे मेरे इंटरव्यू के बाद हमला शुरू कर दिया। अब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में फिर सैम पित्रोदा की याद कर रहे हैं। तो कारण क्या है? आपने ऐसी कौन-सी भारतीय जनता पार्टी की दुखती नस दबा दी है कि आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, पढ़े-लिखे इंसान हैं, किताबें लिखते हैं, दुनिया में आपके लेख छपते हैं, आप आधुनिक क्रांति, संचार क्रांति के भारत में जनक माने जाते हैं, टेक्नोक्रेट हैं। कोई नेता होता जो सड़क पे निकल रहा होता राहुल गांधी की तरह, तो सही भी था। लेकिन एक टेक्नोक्रेट जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जिसको पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल उसको पढ़ रहे हैं, उसकी रिसर्च को पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़-पढ़ के सीख रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री को परेशानी क्या है? क्या लगा आपको कि आप ऐसा कौन-सा दर्द दे रहे हैं, या प्रधानमंत्री को लगता है कि राहुल गांधी जब
विदेश में जाते हैं, जब अमेरिका में यूनिवर्सिटी में लोग उनके दीवाने होते हैं, जब इंग्लैंड में जाते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल क्लास राहुल गांधी को बुलाती है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को लगता है ये जो दुनिया भर में राहुल गांधी की जो वैल्यू बढ़ रही है, जो कंसेप्ट बढ़ रहा है, जो उनके आइडिया बढ़ रहे हैं, उसके पीछे सैम पित्रोदा है, तो जड़ पे चोट करना चाहिए, ये लगता है प्राइम मिनिस्टर को? वो तो आपको प्राइम मिनिस्टर को पूछना है। सर, मैं एक मिनट माफ़ी चाहूँगा आपसे। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर को पूछना है। देश के वो आज़ादी के बाद से पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने साढ़े 9 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। तो वो उन पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं, जो या तो तिहाड़ जेल में रिश्वत माँगने के आरोप में होके आए होते हैं, या जो उनसे पूछते हैं कि आपको आम काट के खाना पसंद है, आम को चूस के खाना पसंद है, पर्स रखते हैं, नहीं रखते हैं, इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं करते। गलती से एक प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में कर ली थी, उसका खामियाजा भुगते वहां भी डेमोक्रेसी की बात होने लगी। तो हम लोग तो पूछ नहीं सकते, लेकिन हम आपसे, चूंकि आप इतने अनुभवी हैं, तो हम आपसे पूछ सकते हैं, क्या दर्द दिया है आपने? ये तो आप जानते होंगे प्राइम मिनिस्टर को। मैंने तो कोई दर्द नहीं दिया भैया। मैं तो, मुझे जो योग्य लगता है वो करता हूं। मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करता। न मैं झूठ बोलता हूं जिंदगी में, कभी भी न मुझे उसकी आवश्यकता है। विद ग्रेट प्राइड आई कैन से I never had to lie in my life about anything. हमारी लाइफ बड़ी सिंपल है, प्राइवेट लाइफ है। I've been married to same girl for almost 58 years. I have wonderful children, wonderful friends. I'm never after money. I'm comfortable with little bit of money I have. I have no ambition, never had. But I believe in certain values and principles which are more Gandhian than anything else, and I fight for it. Yeah. I fight for it in America. I fight for that in India. I fight for that all over the world because I fight for ideas. Okay. So पता नहीं क्या उनको ऐसा लगा और उनकी पार्टी को ऐसा लगा। जब लास्ट टाइम मैं 2019 इलेक्शन में आया था, तब भी हमारे पर सब टूट पड़े थे झूठी बातों पर। मैंने कुछ कहा था न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के बारे में, तो ठीक है, इफ दे फील इट इज अप्रोप्रिएट वो करेंगे। मैं उनको क्या सलाह दूं? मैं कौन हो रहा हूं उनको सलाह दूं और वो मानेंगे मेरी सलाह? लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं और लोग मान भी जाते हैं। सब लोग झूठ बोलते हैं और इतने आराम से हंसता मुंह रख के झूठ बोलते हैं, पता नहीं उनको रात को नींद कैसे आती है। पता नहीं व्हाई दे डोंट फील गिल्टी। सैम साहब, एक वसीम बरेलवी बहुत बढ़िया शायर हुए हैं हिंदुस्तान में। उनका एक शेर है, वो झूठ बोल रहा था इतने एतबार से, मैं भला यकीन ना करता तो और क्या करता। तो इतने कॉन्फिडेंट बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, बिल्कुल सब लोग ओके, और आराम से अटैक करते हैं। मैंने कुछ कहा था तो कोई लड़की, एक कोई मिनिस्टर है, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, उसने भी कुछ बोल दिया कि सैम पित्रोदा डजंट अंडरस्टैंड अबाउट इंडियन कल्चर बिकॉज ही लिव्स इन अमेरिका। अरे भाई, बिफोर यू स्पीक, वॉच व्हाट यू आर सेइंग, वॉच व्हाई आर यू सेइंग इट, फॉर whom आर यू सेइंग इट। ओके, कुछ भी मन में आए बोल देते हो। ओके, you are a decent human being, you are not a dog who keeps barking. So control yourself भाई। सोचिए क्या कह रहे हैं आप, क्यों कह रहे हैं। लेकिन ऐसा माहौल बन गया देश में कि लोग उनका मान लेते हैं और लोगों को सच क्या और झूठ क्या ढूंढना नहीं है। ये देखिए, 2024 इलेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सैम साहब, मुझे तो ये इलेक्शन झूठ पे चलेगा, ये झूठ पे इलेक्शन चलेगा तो देश की बर्बादी हो जाएगी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे एक बात समझ में आती है सैम साहब, मुझे आप जैसे योग्य और विद्वान आदमी को जाति के खाँचे में नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन आप एक बहुत गरीब परिवार से, मतलब एक ऐसा संपन्न परिवार नहीं था जिससे आप आते होते। आप विश्वकर्मा जाति के परिवार में पैदा हुए, जो पिछड़ी जाति भारत में मानी जाती है, और जिससे पिछड़े और दलित हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक तरह का भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी ज़िंदगी बदली है, इस देश में बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने, बीजेपी ने विश्वकर्मा बिरादरी को आकर्षित करने के लिए एक योजना शुरू करी। राहुल गांधी एक जगह पहुंचे जहां पे वो बड़े काम कर रहे थे, और उसी बीच में सैम पित्रोदा का इंटरव्यू आता है कि मुझे अपनी जाति पे अभिमान है, मैं इस श्योर, जाति में पैदा हुआ, इस गरीब में पैदा हुआ। तो श्योर। आप एक झटके में जो उनका नैरेटिव बनता है, तो वो आप पूरे देश को दिखा देते हो कि गांधी परिवार ने एक विश्वकर्मा जाति में गरीब परिवार में पैदा हुए व्यक्ति का इतना मान समझा कि उस व्यक्ति को देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। वो व्यक्ति अपनी योग्यता के दम पर 2-2 प्रधानमंत्रियों के संग उसने काम किया। उन्हें दर्जनों डॉक्टरेट मिली। एक उस जाति का सम्मान यहाँ तक पूरी दुनिया में सैम पित्रोदा ने पहुँचा दिया, जिससे विश्वकर्मा जाति भी सम्मानित महसूस करेगी। तो जो उनका एक नैरेटिव बनता है कि हम विश्वकर्मा जाति को सम्मानित कर रहे हैं, तब तक सैम पित्रोदा उस मिथक को तोड़ देते हैं। तो ये लगता है कि उनको कि आप एक आइडियल टैंक हैं, एक आइडियल ताकत है गांधी परिवार की, जिस पे चोट करना बहुत ज़रूरी है मोदी जी को। पता नहीं ये लोग ऐसे क्यों देखते हैं। देखिए, हमारी प्रगति में देश का भी योगदान है, बहुत बड़ा है। हम हर वक्त कहते हैं कि हमें मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स में $10 ट्यूशन में मिली, वो कौन देश आपको देगा? सो हमारी मुसाफरी में देश का योगदान भी उतना ही बड़ा है। इसीलिए हमें देश की चिंता है। हमारे बच्चे बोलते हैं कि डैड, आप 82 ईयर्स के हुए, क्यों ये सब में टाइम बिगाड़ते हैं? आराम करिए, मजा करिए। ये इंडिया के बारे में क्यों इतना खून गर्म करते हैं आप? तो मैं उन्हें कहता हूं कि आप नहीं समझोगे कि मुझे इंडिया ने क्या दिया है। मैं उसका ऋण कभी नहीं भर सकता। तो जो भी छोटा कुछ कर सकता हूं वो करूंगा। सो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर को जो भी कहना हो, दैट इज देयर प्रिविलेज, आई रिस्पेक्ट दैट। बट झूठ मत बोलिए प्लीज। सच ढूंढ आप निकालिए और आप हमें उन पूछिए ना। अगर आपको कुछ लगता है तो हमें पूछिए कि आपने ये क्यों कहा। आपने कहा ये आम्बेडकर के बारे में, डू यू बिलीव इन इट? हमें पूछिए। हमें तो पूछते नहीं। आप बिल्कुल झूठ बना के लगा देते हैं बाण इधर और उधर, और समझते हैं कि लोग खुश हो जाएंगे आपसे, और लोग खुश भी होते हैं। इसीलिए ये लोग करते हैं। अगर लोग समझे और खुश ना हो तो बंद हो जाएगा। तो इस वक्त ठीक का इलेक्शन इज मोर अबाउट ट्रूथ ऑल्सो, कि सच क्या है, झूठ क्या है। जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, लोगों को पूछना है कि आपने गारंटी जॉब के लिए भी दी थी, क्या हुआ? ब्लैक मार्केट के पैसे भी वापस लाने के लिए दी थी, क्या हुआ उसका? आपने गारंटी दी थी कि ये डिमोनेटाइजेशन सब ठीक कर देगा, हुआ क्या? सो अगेन, डोंट से थिंग्स विच यू डोंट मीन। अभी तो क्या है, यू से थिंग्स यू डोंट मीन एंड यू डोंट मीन व्हाट यू से। ओके, वो कैसे बिल्कुल ठीक चलेगा देश? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सैम साहब, लेकिन चुनाव से ठीक 1-2 महीने पहले एक बड़ा काम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे रोक लगाई है, और माना है कि ये पॉलिटिकल पार्टियों के करप्शन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और हैरान हो गए हमने देखा जब कारपोरेट
हजारों हजारों करोड़ रुपया पॉलिटिकल पार्टी को दान देते हैं। सैम साहब, कारपोरेट का क्या मतलब है? कारपोरेट क्यों पॉलिटिकल पार्टी को दान देता है? कारपोरेट क्यों अपने हित साधना चाहता है उस दान को देकर? ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उस पर बहुत ध्यान देना है। सुप्रीम कोर्ट ने हिम्मत से ये डिसीजन पब्लिक के इंटरेस्ट में लिया है। ऐसा माहौल देश में बन रहा था कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास कम होता जा रहा। ये डिसीजन लेके सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि दे आर इंटरेस्टेड इन पब्लिक गुड, they are independent, they will be strong if necessary to put this country back on track. They will uphold constitution and they will make sure that things are done right. So I'm very happy that Supreme Court has taken this position. But this is part of the puzzle. अभी ईवीएम का भी डिसीजन बाकी है, वो सालों से चलता आ रहा है। हम मानते हैं कि ईवीएम का डिसीजन इससे इंपॉर्टेंट है। अगर ईवीएम का डिसीजन पूरा नहीं लिया गया बिफोर इलेक्शन, then this decision has no meaning. These three things go hand in hand. एक बॉन्ड, दूसरा ईवीएम, वीवीपैट, रिसीट, पेपर बैलेट, all of that, to make sure that the vote I'm casting is the vote you are counting. And third is this whole electoral database, to make sure that no one is misusing it to their advantage. That is fair election. So Supreme Court has shown that they are willing to put things back on track. But it is possible that Supreme Court will not decide on EVM, leave it there, and we are back to ground zero. But let's hope that Supreme Court will have enough courage, because there is very little time left. They could say we have no time. आपको लगता है कि चुनाव से पहले 2 महीने का समय बचा है, सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के मुद्दे पर एक बड़ा फैसला ले सकता है? आपको They लगता है? should. According to me, they should. Because this is the most important election in the history of India. It is not an ordinary election. This election will decide the destiny of the country going forward. Either we follow authoritarian mindset with more focus on religion, or we follow democratic mindset where everybody is respected, everyone has the right, there is no hate, there is no fear, and there is respect and dignity for everybody. Ultimately, it boils down to respect and dignity. People feel from minority and low caste and others that they are not respected. You ask any Vishwakarma or any Dalit or any Muslim or any Christian or anybody else, they feel they are not respected. And that is the core challenge. People want to be respected. Don't ask me what my caste is. I don't care. Don't ask me what my religion is. You can't go to a corporate meeting and ask, what is your religion? What are you eating? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। I'm told that in Gujarat, they are now asking, if you want to rent a house, they will ask you, are you vegetarian or non-vegetarian? It's a funny thing in a democratic country. And they think it is normal. So, going back to your question on Supreme Court decision, I welcome the decision. I respect the decision. तो वो कारपोरेट वाले मैं मुद्दे पे आपसे पूछना चाह रहा So, था कि I have a very different view. And I've expressed this even in America, this view. And that is, corporate
should not be allowed to fund elections because they don't vote. ठीक बात है, वो वोट नहीं करते। People vote, आई एग्री। so people should fund election. I don't understand how corporate came in the picture. अच्छा, क्यों They आते होंगे? आपको क्या लगता है सैम साहब, आप तो इतने बड़े-बड़े लोगों से आपके संपर्क रहे हैं, कॉर्पोरेट की एंट्री क्यों होती है? कॉर्पोरेट सत्ता के करीब क्यों आता है? कॉर्पोरेट क्योंकि सत्ता को पैसा क्यों देता है? क्योंकि it is a club. It's a club between politicians, corporate, and bureaucrats everywhere in the world. It's a special club. Average person is on the street, na? This club is milking the system, most of them. Large number of people belonging to that club hobnob with each other, go to each other's weddings and parties and play golf. Okay? They are same guys. So, according to me, we should ban corporations from funding elections all over the world, not just in India. In America, the corporates really drive the elections because the expense in elections is tens of billions of dollars. Okay? So, those who are entitled to vote should be entitled to fund elections. If you can't vote, why should you fund election? Okay. And if I'm running a public company and I am the chairman or whatever, I have control over the purse, but I may only own 10% of the company. 90% may belong to public and government and banks. Okay. When I fund elections, I'm really taking public money and funding elections, which is not fair. So I ठीक think बात है, बिल्कुल सही बात है कि मैं आपकी बात से elections सहमत should हूँ। be funded by people who vote. हाँ, जनता के द्वारा पैसा दिया जाना Bilkul, चाहिए। bilkul. But it's a हाँ, huge change. World is not ready for it yet. लेकिन आप देखिए कि इन सबके बीच में बीजेपी कितना मास्टर स्ट्रोक चलती है। आज सुबह अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चुनाव में 2 महीने बचे हैं, 4 साल पुराने मामले में कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। अजय माकन ने कहा कि हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, हमारे पास रेंट देने के पैसे नहीं है। तो 2 महीने पहले अब चुनाव में ये तानाशाही लोग, हम लोग कल्पना करते थे कि भाई, लोग कहते थे, पॉलिटिकल लीडर कहते थे कि अगर दोबारा मोदी जी आ गए तो देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। लेकिन आज तो लोग हैरान है कि 2 महीने बचे हैं और इनकम टैक्स इस तरह चुनाव के पहले पहले पैसे खाते सीज कर दे रही है। आपको याद होगा 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे, तो अचानक मोदी जी नोटबंदी ले आए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना था और अब उस नोटबंदी का जिक्र भी नहीं करते कहीं, क्योंकि वो बहुत फ्लॉप था और इंडिया ने को तबाह कर दिया उसने। अब एंड टाइम पे कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए। तो ये जो लड़ाई हो रही है डेमोक्रेसी की, आपने पूरा जीवन गुजारा है इस तरह का, राजनीति के करीब का। कभी लड़ाइयाँ इस तरह देखी है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को तबाह कर देने के कगार पे आ गए हो? ये vendetta है. Of course, you can justify by saying we'll follow rule of law. I agree. But rule of law is also followed with big heart, with respect, dignity. यहां तो क्या है कि हाथी निकल जाएगा, दुम रह जाएगी. So you can always find fault in anybody. Okay, you can find fault in me that हमारे पॉकेट में इंडिया में शायद $500 रखे हो और बोले मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, बोल दिया ना झूठ में. ओके, अब इट इज अप टू मी नाउ टू प्रूव. ओके, और आपके पास पूरा मशीन है, हमारे पास लॉयर के लिए पैसे भी नहीं है, तो इट इज अनफेयर. If something was done right or wrong in 2018, why are you closing it now? Why can't you wait for 3 more months and let the election be over? Simple है ना? Any other political person or even bureaucrat would have said कि भाई लोग
this is a major party. They've been around for 135 years or more. They will not do anything wrong and we can fix it. So let the election be over. But nahi, they want to make a point. ये सब चोर हैं. They want to make a point that Congress party hiding income tax. So now there will be 5 ministers saying that Congress party didn't pay their income tax. Everything is choreographed. Everything is on the stage. Everything is based on maneuvering, misinformation, manipulation, so that people of India feel कि ये सब चोर हैं, हम सब अच्छे हैं, हम भगवान वाले हैं, हम राम का मंदिर बनाते हैं, हम घंटी बजाते हैं, ये लोग सब मीट खाते हैं, ये सब नास्तिक है, राम के अगेंस्ट है. बोल दिया ना, कुछ भी मन में आया वो. ओके. और कोई शर्म नहीं है झूठ बोलने में. कोई पाप नहीं लगता उनको झूठ बोलने में. ओके. ऑन वन हैंड आप भक्त हैं, राम में मानते हैं, दूसरी तरफ आप बिल्कुल उल्टा करते हैं. वुड राम lie? Ram would never lie. Would Ram Bhakta lie? Ram Bhakta would never lie. Would Ram Bhakta harass people? Ram will never harass people. Ram would help people. Ram would not distinguish between Sabri and Hanuman and Garud and others. Ram had everybody. Ram was inclusive. आप देखिए राम का कैरेक्टर इज इंक्लूसिव. सब है, सबका साथ लिया. ओके. ये बोला कि आप बंदर हैं, आप लोअर कास्ट के हैं. ओके. और हम जूठा सबरी का नहीं खाएंगे. उतना तो सीखिए भैया. सीधी बात है. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. आई एम नॉट वेरी रिलीजियस मैन. बट फ्रॉम वॉट एवर लिटिल आई नो, I feel Ram was a fantastic human being. The character was inclusive, character was respectful, dignified, okay, open, transparent. कुछ तो सीखिए वहां से. ठीक बात है. एक चीज और बताइए सैम साहब, आप राहुल जी के बड़े करीबी हैं, चुनाव सिर पर है. कारण क्या है कि इंडिया गठबंधन के साथी एक-एक करके जुदा हो रहे हैं. नीतीश अलग हो गए हैं, ममता बनर्जी नाराज हैं, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन पे आगे कोई बातचीत नहीं बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है. गलती कहाँ हो रही है? खड़गे जी के पार्ट पे हो रही है, राहुल गांधी के पार्ट पे हो रही है? आई डोंट थिंक ये गलती का सवाल है. ये नेगोशिएशंस का सवाल है. सब लोग नेगोशिएट करते हैं कि हमें आप दे रहे हैं उससे ज्यादा सीट दीजिए. They'll be part of the package tomorrow if you say to Mamta that, look, we will not contest any candidate. Akhilesh would be very happy if we say we won't contest any candidate from Congress in UP. So ये तो नंबर गेम चल रही है. हमने कहा हमें 8 कैंडिडेट चाहिए, वो कहेंगे आपको 2 देंगे. They'll be very happy if you say take all the candidates. Then they'll be गठबंधन. So ये नंबर का सवाल है. Let them negotiate, let them go through it, but at the end I think they will be together. They will respect each other and they realize the situation in the country today. They are all intelligent people. They want to save democracy. They want to save the nation and they want to save their future. लेकिन नीतीश तो चले गए, नीतीश तो शामिल भी हो गए. That is a different thing. That's he just changed the party. So I don't know why he did that, but that's he flipped. Okay, because he saw more benefit there. Okay, I don't understand this kind of behavior. I do not understand how you could flip on your principles. You know, on one hand you talk about democracy, decentralization, human rights, you know, all that. Okay, including sort of secularism, and then immediately you flip to exactly opposite, and you are comfortable. Okay, वो कोई गिल्ट है ही नहीं. लेकिन आपकी पार्टी में जो सीएम रहा, कांग्रेस में जो सीएम रहा मिस्टर चौहान, वो भी छोड़ के चले जा रहे हैं. कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता पार्टी को छोड़. हो सकता है क्योंकि उन लोगों को वैल्यू सिस्टम बदलने में कोई फर्क नहीं पड़ता. समझे?
They are looking for something else. They are not looking for values. They are looking for position and power. They are not thinking about what is good for the people, what is good for the planet, what is good for values. Would Gandhi ji ever become RSS member? Just think about it. Okay. This is the situation today. Okay. Are you with Gandhi or you are not with Gandhi? खत्म. एक ही सवाल है हमारे दिमाग में, दूसरा कोई सवाल ही नहीं है. No matter what you get. लोग पूछेंगे कौन से गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी या महात्मा गांधी? महात्मा गांधी. Okay. एक्चुअली ठीक बात है. एक विचारधारा गांधी की है और देश में एक विचारधारा गोडसे की है, और वो निर्णायक क्षण आ गया है भारत में जब आपको तय करना है. लेना है वो गोडसे के अगर साथ आपको वो अच्छा लगता है तो लगता है, ठीक है, अब क्या करें. देखो ठीक बात है. एक आखिरी सवाल सैम साहब, क्या लग रहा है 2024 में एनडीए आएगा या इंडिया आएगा, इंडिया गठबंधन आएगा? वो तो पीपल ऑफ इंडिया विल हैव टू डिसाइड. लोगों को सोचना है कि कैसा भारत आपको बनाना है. अगर आपको भारत ऐसा बनाना है जिसमें religion is the only important thing and your leader will be dictatorial, your democracy would be undermined, fear will continue, hate will continue, jobs will not be created, economy will suffer, debt will increase. You have a choice. ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, और उम्मीद करता हूँ भारत एक खुशहाल देश बनेगा. और बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका सैम साहब, आपने हमें इतनी कीमती समय दिया. थैंक यू. थैंक यू. मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी ये किताब बाहर आ रही है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन. इट्स कमिंग आउट इन मिडल ऑफ मार्च. जब किताब बाहर आएगी तो आपसे बात करेंगे फिर. शुक्रिया, शुक्रिया. थैंक यू सैम साहब. तो ये थे सैम पित्रोदा साहब, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने ये कहा कि भारत के लोग, भारत महान है, भारत ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है कि आज पूरी दुनिया में उनका नाम है. और उन्होंने कहा कि अब ये जो चुनाव है ये भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है. मैं भी मानता हूँ कि देश के लोकतंत्र के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है. मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा. ये इंटरव्यू कैसा लगा बताइएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.